हेलो। आज हम लोग बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर में एक हम लोग यूनिट पढ़ेंगे। लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है डाइल्यूट सॉल्यूशन। चैप्टर है डाइल्यूट सॉल्यूशन, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1, जिसमें हम लोग को टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर, आइडियल एंड अनआइडियल सॉल्यूशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वेपर प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, प्रिंसिपल ऑफ स्टीम एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सारे टॉपिक्स हम लोग को कंसिडर करना है। तो इस वीडियो में मैक्सिमम जितने टॉपिक कंसीडर हो जाता है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, और सब टॉपिक तो ख़त्म नहीं होगा। तो इसके बाद भी हम वीडियो का सीरीज़ एक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें और सारे वीडियो में हम इस चैप्टर्स को, फिजिकल केमिस्ट्री को, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग लेकर आएंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री सेकेंड पेपर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बात होता है, चलिए लिख देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बात होता है कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो कहता है कि solution is homogeneous mixture of two or more than two components। कहता है कि सॉल्यूशन जो होता है दो या दो से अधिक अवयवों के कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और इसमें टू या टू से ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे तभी सॉल्यूशन होगा। एक कंपोनेंट्स को हम सॉल्यूशन नहीं ही कह सकते हैं। अगर मिक्सचर हेट्रोजीनियस हो गया तभी भी हम उनको सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि सॉल्यूशन होने के लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो यह है कि होमोजीनियस होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि उसमें कंपोनेंट्स कम से कम दो होने चाहिए। क्लियर? जैसे अगर हम शुगर को वाटर में डाल दें तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? दो कंपोनेंट्स हैं। इसमें अगर हम शुगर करें प्लस वाटर करें प्लस हम साल्ट डाल दें तो हम कह सकते हैं कि इसमें मोर देन टू कंपोनेंट्स हो गए। क्लियर? कहता है कि सॉल्यूशन जो बनता है, सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है और दूसरा सॉल्यूट होता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। बात है कि सॉल्वेंट किसे कहेंगे। तो सॉल्वेंट को हम डिफाइन करेंगे कि द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लिखने के लिए SOL इसके ऊपर N लिख देते, इसको हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं। क्लियर? कि द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन हैविंग more amount
amount in solution known as solvent। कहता है कि सॉल्वेंट में जिसका अमाउंट अधिक हो उस सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट अधिक हो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्यूट के लिए हम क्या कहेंगे कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग less amount in solution known as solute। कहता है कि सॉल्यूट का वह सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट्स जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में कम हो उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। लेकिन एक चीज नोट याद रखिएगा कि वाटर को हमेशा हम सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर इज ऑलवेज सॉल्वेंट। वाटर जो हमेशा सॉल्वेंट ही होता है, चाहे उसका अमाउंट ज़्यादा हो चाहे उसका अमाउंट कम हो, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। उसके बाद 2-3 बातें हम लोग सॉल्यूशन के बारे में देखें तो कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ए फिजिकल प्रोसेस। कहता है कि सॉल्यूशन का बनना जो है एक फिजिकल प्रोसेस है। कहता है कि यह केमिकल प्रोसेस नहीं है, इसलिए कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो प्रॉपर्टी होता है वह एज यूजुअल प्रेजेंट होता है। कोई एक नया चीज नहीं बनता है सॉल्यूशन में। जैसे कि ऊपर में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है वाटर और शुगर के सॉल्यूशन को, तो जो शरबत बनेगा उसमें वाटर का भी प्रॉपर्टी होगा और शुगर का भी प्रॉपर्टी होगा, यानी कि दोनों के प्रॉपर्टी एज यूजुअल रहेंगे सॉल्यूशन में। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो बनना है वह एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होता है तो उसमें एक नया कंपोनेंट्स बनता है, उसमें एक नया पदार्थ बनता है, उसमें एक नया सबस्टांस बनता है। क्लियर। कहता है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हीट may not change। कहता है कि सॉल्यूशन जब बन रहा होता है तब हीट चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट कहता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। कहता है कि सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होता है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे समझें कि अगर हम शुगर ले लिए और वाटर ले लिए, वाटर अगर हमारा 1 kg होगा और शुगर अगर 250 ग्राम हो, तो जो शरबत बनेगा यानी कि सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट का होगा। क्या होगा, लिक्विड स्टेट में ही होगा। क्यों होगा लिक्विड स्टेट में, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड स्टेट में। क्लियर। उसी टाइप से अगर बहुत ज़्यादा गैस हो और उसमें कुछ उसमें डस्ट पार्टिकल आ जाए थोड़ा सा, तो जो सॉल्यूशन बनेगा
वो भी गैस ही होगा, क्योंकि गैस अगर एक्सेस में अगर गैस है, क्या है, गैस अगर एक्सेस में है तो गैस यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करेगा। क्लियर। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक्सेस में है उसी का फिजिकल स्टेट जो होगा वो सॉल्यूशन में होगा, यानी कि एज ए होल। ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का होता है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का होता है। क्लियर। देखिए अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करें तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि एक ही सबस्टांस को हम, एक ही पदार्थ को हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम अलग अलग उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन का भी अगर हम क्लासिफिकेशन करें, उसके टाइप्स की बात करें, तो एक एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसको क्लासिफाइड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के नेचर पे सॉल्यूशन कितने टाइप होता है, तो कहता है कि अगर सॉल्वेंट, दो टाइप का होता है, कहता है कि अगर सॉल्वेंट वाटर हो, सॉल्वेंट वाटर हो तो सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट अगर वाटर हो तो सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। अगर सॉल्वेंट नॉन वाटर हो, नॉन वाटर का मतलब हुआ कि वाटर के अलावा कुछ भी हो, बेंजीन हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो, तो सॉल्यूशन को हम कहेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन को हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो कम से कम कंपोनेंट्स तो दो होना ही चाहिए सॉल्यूशन के लिए। तो कहता है कि दो कंपोनेंट से अगर सॉल्यूशन बने तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर कंपोनेंट्स तीन हो तो इसको हम टर्शियरी सॉल्यूशन कहेंगे। चार हो तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। इस टाइप से हम इसका नाम जानते हैं। पांच हो तो पेंटानरी सॉल्यूशन, इस टाइप से होगा। उसके बाद कहता है कि सैचुरेशन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। तो कहते हैं कि सैचुरेशन के बेसिस पे हम तीन टाइप से सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन से होता है? तो फर्स्ट होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो कहता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से समझना होगा। पहले तो एक चीज आप लोग दिमाग में बैठा लें कि जब भी हम सॉल्युबिलिटी कंसीडर करेंगे तो टेम्परेचर को हम फिक्स करेंगे, टेम्परेचर फिक्स्ड करेंगे। ये चीज़ दिमाग में रखा जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देखे भी होंगे कि ठंडे पानी में चीनी अगर हम घुला रहे हैं तो धीरे धीरे घुलता है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चीनी नहीं घुल पाता है। लेकिन वही अगर हम गर्म पानी में चीनी को घुलाएं तो देखेंगे कि चीनी जल्दी भी घुलेगा और अधिक अमाउंट में भी घुलेगा। इसका मतलब हुआ कि सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। इसलिए
हम जब भी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो टेम्परेचर को फिक्स करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर वैरी कर गया, टेम्परेचर बदल गया तो फिर सॉल्युबिलिटी बदलेगा, घुलनशीलता बदलेगा, रिजल्ट बदलेगा, परिणाम बदलेगा। क्लियर? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो कहता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो कहता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट के और अधिक अमाउंट को डिजल्व कर सकें एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो कहता है कि द solution in which we can dissolve further amount of solute in a particular टेम्परेचर के लिए TMP लिख रहे हैं, टेम्परेचर हम इसको पढ़ लेते हैं। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? दूसरा होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहेंगे? तो कहता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सके, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन कहेंगे। क्लियर? यानी कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन in which we cannot dissolve further amount of solute at a particular temperature known as saturated solution, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि आप देखे भी होंगे, फील किए होंगे कि पानी में, वाटर में अगर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, सपोज दैट की टेम्परेचर हमने 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया रूम टेम्परेचर को, तो उसमें हम चीनी घुलाते गए, एक ऐसा समय आएगा कि अब चीनी घुलना बंद कर देगा। अब उसमें चीनी डालोगे तो चीनी नीचे जाके सेटल हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म ही जो कहते हैं एज यूजुअल नीचे चल जाता है। तो वैसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर? तो हम कहेंगे कि वह जो स्टेट है जब चीनी घुलना बंद कर दिया तो उसको हम सैचुरेटेड स्टेज कह सकते हैं। इसमें थर्ड जो टाइप्स है उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो कहता है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ढंग से समझें। तो एक चीज हम लोग समझ चुके हैं कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने कोई अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने वाटर लिया, इस वाटर में हम शुगर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? शुगर डाल रहे हैं। क्लियर? तो एक समय ऐसा आएगा कि शुगर डिजल्व होना बंद हो जाएगा, चीनी घुलना रुक जाएगा। तो वह जो स्टेज होगा या वह जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन कहेंगे। किस डिग्री, कितना टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन हम इसी सॉल्यूशन को क्या करें
कि हम लेकर चल जाए 95 डिग्री सेल्सियस पे। कितना टेम्परेचर कर दिए हम? 95 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस करने से होगा क्या कि अब हम इसमें और शुगर डिजल्व करना चाहें, यानी कि 25 डिग्री का जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है हमने उसी को लिया है, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं लिया है। इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो गया है उसका टेम्परेचर हमने क्या किया? 95 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के बाद हम इसमें और अधिक शुगर को डिजल्व कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। और हम इसमें चाहें कि शुगर को डिजल्व कर लें तो शुगर डिजल्व हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि 95 डिग्री सेल्सियस पे हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं, यानी कि 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होगा तो 25 के रेस्पेक्ट में और अधिक शुगर उसमें डिजल्व होगा। लेकिन एक समय वहां पर भी आएगा ना, एक समय ऐसा आएगा कि अब इस सॉल्यूशन में भी शुगर डिजल्व करना बंद कर दिया, यानी कि 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी सॉल्यूशन बनेगा। कुछ समय के बाद या कुछ अमाउंट ऑफ शुगर को डिजल्व करने के बाद वहां पर भी एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर? अब हम फिर क्या करते हैं कि टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं। अब उसको लेकर आ जाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि जो 95 डिग्री सेल्सियस पे हमने जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर कर हम कहाँ लेकर आ गए भाई? तो 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब 25 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद अब हम इस सॉल्यूशन में चीनी का एक भी क्रिस्टल, शुगर का एक भी क्रिस्टल, एक भी दाना घुलाना चाहें तो भूलेगा क्या? नहीं भूलेगा। जैसे ही हम उसको डालेंगे वहीं पे वो सस्पेंड, वहीं पे वो अटक जाएगा, वहीं पे वो लटक जाएगा, वहीं पे वो सस्पेंड कर जाएगा, मतलब एक भी क्रिस्टल डिजल्व नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि द सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर का जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कंसीडर एज सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर, उसको हम लो टेम्परेचर पे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन होगा। जैसे ही थोड़ा सा भी अगर हम सॉल्यूट को डालें, सब सॉल्यूट ज्यों कहते हो एज यूजुअल हमको मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फिफ्थ क्लासिफिकेशन हुआ कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कहते हैं कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे अगर हम सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करें तो इसको हम यहाँ पे हम लें सॉल्वेंट लें, यहाँ पे हम सॉल्यूट लें, यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज हम लेते हैं, नहीं दिख रहा है ना जी, चलिए इसको ब्लैक से लिख देते हैं। सॉल्वेंट है, दिख रहा है? दिख रहा है। सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूशन है। क्लियर? तो सॉल्वेंट अगर हमको सॉलिड है, इसको आगे बढ़ाते हैं। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो
अगर सॉलिड सॉल्वेंट है और सॉलिड भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, तो क्या होगा? एल्लोइज होगा। अगर सॉल्वेंट जो है सॉलिड है और सॉलिड जो है सॉलिड को अगर हम लिक्विड लें, तो सॉलिड को अगर हम लिक्विड लेते हैं तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन हमारा बनेगा। तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, इसकी हम लोग बातचीत करते हैं। तो कहते हैं कि अगर ये हमारा सॉलिड का हो गया, दूसरा हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड में अगर हम लिक्विड डालें, क्या डालें? लिक्विड डालें,